मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। अगर ये रेडियो नहीं होता तो शायद हमारा प्रोग्राम भी नहीं होता। इसलिए आज का दिन हमारी टीम के लिए उतना ही खास है जितना कि देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय जुलाई के महीने में हुई थी, जिस पर बॉम्बे रेडियो क्लब के अलावा बहुत से दूसरे क्लबों के प्रोग्राम चलाए जाते थे। एक एग्रीमेंट के मुताबिक 23 जुलाई 1927 को प्राइवेटली ओन्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड किया गया, जिनमें से पहला स्टेशन बॉम्बे था, जो आज ही के दिन 1927 में शुरू हुआ था, जबकि दूसरा स्टेशन कोलकाता में 26 अगस्त 1927 से। लेकिन 1 मार्च 1930 से ये कंपनी घाटे में जाने लगी और फिर सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज को अपने अंडर ले लिया। इस तरह 1 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुई इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS की, और 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आजादी के बाद यानी अगस्त 1947 के बाद ऑल इंडिया रेडियो को एक अलग विभाग के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हुआ करते थे। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया आकाशवाणी, जिसका संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आकाशवाणी नाम आजादी के पहले ही MV गोपालास्वामी द्वारा सुझाया गया था, लेकिन इसका मतलब समझते समझते देर हो गई और आजादी के बाद इसे लागू किया गया। आज का दिन तो लगता है कुदरत ने बड़े बड़े कारनामों के नाम ही लिख रखा है। और देखिए ना दोस्तों, ये भी संयोग की ही बात है कि भारतीय रेडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलर FM ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत भी 23 जुलाई 1977 में हुई। सत्य वचन बबीता, 23 जुलाई यानी आज के दिन को मैं भी अब कभी नहीं भूल सकता, और साथ में हमारे वो लिसनर्स भी जो आज ही के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। 23 जुलाई को चेन्नई से शुरू हुए FM ने 1990 के दशक में धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और 1994 तक 85 FM स्टेशंस शुरू हो चुके थे। ऑल इंडिया रेडियो ने देश के आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक विकास को मजबूत बनाने में भी अपनी खास भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की ज्यादातर ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप की गई है, इसीलिए ये रेडियो आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा और सशक्त संचार माध्यम बनकर सामने आया, जिसकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। जब हम रेडियो जाते थे तो वहाँ की दुनिया देखते थे, बिल्कुल अलग दुनिया। एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं समाचार वाचक भी माइक्रोफोन पे अपनी बात पूरे विश्व को सुना रहा है, और नाटक करने वाले कलाकार, अभिनेता, वो भी माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं। तो तब ऐसा लगता था कि ये रेडियो के इर्द गिर्द नाटक करना ये एक क्या चीज है, और उसमें आवाज के जरिए एक आत्मा पैदा करना। और यही वजह है कि देश के हर कोने, हर घर तक पहुंचने वाली आकाशवाणी सेवा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क भी है। और विश्व के इस सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क से प्रसारित होने वाले हमारे शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के बारे में आइए सुनते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों के विचार। मैं आप सब सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आपका बहुत ही प्यारा दोस्त गूफी पेंटल बोल रहा हूं, शकुनी मामा। और आप लोग जो बॉर्न टू रिमेम्बर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं वो वाकई करने लायक है, क्योंकि इसमें वाकई हम श्रद्धा पेश करते हैं उन लोगों को जो वाकई याद रखने लायक है। शुक्रिया। नमस्कार आकाशवाणी के श्रोताओं, जी मैं किरण कुमार बोल रहा हूँ। जी हाँ, वही किरण कुमार जिसकी फिल्में आपने देखी है, जिसके शोज आपने देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं
और मैंने आकाशवाणी का एक प्रोग्राम सुना, बॉर्न टू रिमेम्बर, जो 11 बजे आता है। और वो प्रोग्राम सुनने के बाद मैं बस प्रोग्राम को सुनता रहा और बहुत कुछ उठाया, बहुत मजा आया वो प्रोग्राम सुन के। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा, तो 11 बजे आकाशवाणी जरूर सुनिएगा और बॉर्न टू रिमेम्बर जरूर सुनिएगा। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर कभी बातचीत होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं पंकज बेरी। पिछले दिनों मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर चल रहे कार्यक्रम बॉर्न टू रिमेम्बर को सुना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर इस प्रोग्राम को सुनने की मेरी आदत सी पड़ गई। मेरी शुभकामनाएं हैं ऑल इंडिया रेडियो को और इस प्रयास के लिए मेरी दिली शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, आगे बढ़ो। दोस्तों, वो दौर भी क्या दौर था जब आजादी के दीवाने हर वक्त अपने सर पर कफन बांध कर घूमते थे। इनके बेखौफ और बुलंद इरादे किसी के आगे नहीं झुके। पूरा देश मानो आजादी की गूंज से एकजुट होकर एक ही दिशा में चल पड़ा था और चारों तरफ से बस एक और सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये शब्द आज भी उतने ही कीमती हैं जितने उस वक्त थे और वो जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। उनके अदम्य साहस और अद्भुत प्रतिभा का पूरी तरह से बखान करना तो नामुमकिन है। महान समाज सुधारक, वकील, स्वतंत्रता सेनानी और अध्यापक बाल गंगाधर तिलक भी देश के एक ऐसे ही बेटे थे जिन्होंने जीते जी तो देश के लिए लड़ा ही और मरने के बाद भी वो हमेशा लोगों के दिल में जलने वाली आजादी की आग में जिंदा रहे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म आज ही के दिन 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। अपने पिता से तिलक जी का साथ मात्र 16 वर्ष की आयु में ही छूट गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों की पहली पीढ़ी में से एक थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के अलावा बचपन से ही वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जीवन भर महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए काम किया। उस जमाने में भी अपनी बेटियों की शादी उनकी मर्जी से 16 वर्ष की आयु के बाद की थी। ब्रिटिश इंडिया में अच्छी शिक्षा के कारण तिलक जी को कई सरकारी नौकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने देश के कल्याण के लिए बतौर अध्यापक कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ दूसरे कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को शुरू किया, जिसके तहत कुछ स्कूलों की शुरुआत भी की गई। बाल गंगाधर तिलक जी ने आजादी के जन आंदोलन का आरंभ भी किया। अपने मकसद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी अखबारों की शुरुआत की। इन दोनों ही अखबारों ने लोगों तक आजादी का सही मतलब पहुंचाने में एक खास भूमिका निभाई। सन 1896 के दौरान पूरा देश भुखमरी और प्लेग जैसी बीमारियों की चपेट में था। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार इस मामले पर चिंता न करने की बात कर रही थी। ब्रिटिश अफसरों ने फैमिन रिलीफ फंड यानी राहत कोष को शुरू करने से मना कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर लिखा, जिसे पढ़कर लोग ब्रिटिश अफसरों पर भड़कना शुरू हो गए और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने 2 ब्रिटिश अफसरों की हत्या भी कर दी, जिसका आरोप बाल गंगाधर तिलक जी पर आया और उन्हें 18 महीने की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद वो देश के हीरो बन चुके थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने नए नारे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है को आजादी की गुहार बनाया। उन्होंने 1890 में नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन अपने उग्र विचारों के चलते कई बार वो पार्टी का विरोध करते भी नजर आए। उनका मानना था कि आवाज को बुलंद करने के लिए हिंसा के साथ साथ आक्रोश और अहिंसा का सहारा लेना गलत नहीं है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, क्या ये पाप था? मेरी राय में बिल्कुल नहीं। बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ काम, इसमें कभी कोई दोष नहीं होता। विदेशियों को ईश्वर ने ताम्रपट लिखकर
ये हाथ में नहीं दिया है कि ये लो हिंदुस्तान का राज्य और मौज करो। अपने दृष्टिकोण को विशाल कीजिए, कुएं के मेंढक मत बनिए, दंड संहिता को ताक पर रख छोड़िए। तिलक जी के इन विचारों का साथ बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने दिया। इस तिगड़ी को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने तो तिलक जी को भारत में अशांति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि भी दे दी थी। उन्होंने महात्मा गांधी को अपने संपूर्ण अहिंसा के विचार को छोड़ने के लिए भी कहा और स्वराज पर जोर दिया। हालांकि गांधी जी तिलक जी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद तिलक जी ने गांधी जी के आदर्शों का सम्मान किया और वहाँ से चले गए। उन्होंने देश के लिए मर मिटने वालों के साथ लगातार अपने अभियान जारी रखे और आखिरी सांस तक बिना डरे बिना रुके देश के लिए लड़ते रहे। उनके योगदान देश की आजादी में अनमोल हैं, जिन्हें याद करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि दी और पंडित नेहरू ने भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज मैं आपसे एक ऐसे मतवाले और अलबेले आजादी के दीवाने की बात कर रही हूँ जो देश प्रेम की दीवानगी में अपना नाम भी आजाद ही बताता था और आज भी उसे इसी नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में देश की धरती को लहू का तिलक करने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ था। उस वक्त इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी हुआ करता था। आजाद अपने पिता की तरह ही साहसी, स्वाभिमानी, जिद्दी और वचन के पक्के थे। बचपन में वो भील बच्चों के साथ खेलते थे। उस वक्त धनुष बाण चलाना इनका काम हुआ करता था। कुछ बड़े होने पर काम की तलाश आजाद को बंबई तक ले आई, लेकिन नौकरशाही की ये दुनिया इस मस्त मौला इंसान को कहाँ रास आने वाली थी और आजाद ने कुछ समय बाद वापस लौटने का मन बना लिया। अब वो बनारस आ गए और अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन ज्यादा दिन किताबी पढ़ाई करना इनके नसीब में नहीं था। इसी समय आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ना शुरू किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चारों तरफ से क्रांति की आवाज उठती सुनाई दे रही थी। चरखा उस समय आजादी का प्रतीक बन गया था और इसी समय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पहला कदम रखा। इस वक्त उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी, लेकिन जज्बा अच्छों का पसीना छुटा देने वाला था। गांधी जी के इस आंदोलन के दौरान इन्हें 15 दिनों की जेल हुई और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर के शरीर पर पड़ने वाले हर एक कोड़े से सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही थी। चेहरे पर शिकन और तकलीफ का नामो निशान तक न था। मुकदमे के दौरान पूछे गए सवालों में चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना। उनके इस जवाब को सुनकर सभी लोग हैरान थे। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद हैं, आजाद रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, लेकिन अब ये खौलता हुआ लहू भला कहाँ रुकने वाला था। उन्होंने किसी भी कीमत पर इस जंग को जारी रखने का फैसला कर लिया। आजाद का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये जरूरी भी है। जलियांवाला बाग जैसी अमानवीय घटना में हजारों निहत्थों और बेगुनाहों पर गोलियां चलाई गईं। जिसके बाद चुप बैठना तो नामुमकिन था और अगर ये सब देखकर किसी का लहू नहीं खौलता
तो वो लहू नहीं बल्कि पानी है। आजाद ने काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया और यहीं पर आजाद की मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई, जिसके बाद इनका क्रांतिकारी जीवन पूरी तरह से शुरू हो गया। आजाद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में चलाए जा रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नीतियों से काफी प्रभावित हुए। यहाँ आजाद ग्रुप के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते। उनकी सभी लूटपाट सरकारी खजानों की होती थी और इसके जरिए वो एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। कुछ समय बाद सभी ने मिलकर काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। अंग्रेज अफसर करीब 20-25 निषेध को रोकना होगा। काकोरी आ गया, अशफाक को रोको, चलो जल्दी। नहीं अशफाक रुकिए, चलो पीछे नहीं हट सकते। ये योजना पूरी तरह सफल रही और आजाद इसके बाद झांसी आ गए। इसी बीच आजाद को छोड़कर सभी साथी धीरे धीरे पकड़े गए और उनके मकसद को पूरा करने के लिए आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दोबारा से गठन किया और फिर इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में क्रांति का वो बीज बोया जिसने कुछ सालों बाद आजाद भारत को जन्म दिया। झांसी में पुलिस की सरगर्मियां बढ़ने लगी थी, इसीलिए आजाद ने झांसी के पास सातर नदी के तट पर रहने का फैसला किया। यहाँ इन्होंने अपनी झोपड़ी एक हनुमान मंदिर के पास बनाई थी, जहाँ वो अपना नाम बदलकर हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे। इस गांव को अब आजादपुरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लंबे समय तक रहते हुए आजाद ने लोगों को बड़ी संख्या में अपने दल में शामिल करना शुरू कर दिया और सभी को एक बात याद रखने पर जोर दिया, हमारे खून की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी, जिसका मतलब था कि इस धरती के लिए खून बहाने में ही हमारी शहादत है। गांव के लोगों को पढ़ाना और ट्रेनिंग देने के साथ साथ वो बहुत सी दूसरी गतिविधियों में भी शामिल रहते। इसी बीच काकोरी कांड का फैसला आया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी फांसी पर झूलकर शहीद हो गए। लेकिन बिस्मिल का गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आजादी के दीवानों का पसंदीदा तराना बन गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यही नहीं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आजाद रूस के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन के लिए जर्मनी का रुख किया था, आजाद को भी मिलाने से पहले अपना हाथ रूस तक ले जाना जरूरी था। और नेहरू परिवार आजादी के आंदोलन में शरीक अमीर घरानों में से था। विद्यार्थी जी ने इन्हें इलाहाबाद जाकर पंडित नेहरू से मिलने के लिए कहा। आजाद मन में आस लिए थे कि वो बड़े नेताओं की मदद से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा लेंगे, लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें इस मदद को देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही तुरंत इलाहाबाद छोड़ने की सलाह भी दी। 27 फरवरी 1931 को न जाने क्यों वक्त भी रुक जाना चाहता था, लेकिन इस पर किसी का जोर नहीं चला। जिनका रंग रूप नाक नक्श तक ब्रिटिश सरकार को नहीं पता था, ऐसे बहरूपीय चंद्रशेखर आजाद को अचानक एल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने आ घेरा और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। पंडित जी। आजाद ने आखिरी दम तक अपनी पिस्टल से पुलिस का सामना किया, लेकिन अब गोली सिर्फ एक ही बची थी और दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा। ऐसे समय में भी वो आजाद ही रहना चाहते थे और इसीलिए पुलिस के हाथ आने से पहले वो गोली उन्होंने खुद को ही मार ली। वंदे मातरम।
आजाद की वो पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी है और उनके नाम पर इस पार्क को अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद सही मायनों में एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी थी। इसीलिए उनके बलिदान के बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया। हजारों युवक उनसे प्रेरित होकर इस आग में कूद पड़े और देखते ही देखते उनकी शहादत के 16 बरस बाद 15 अगस्त 1947 को भारत माता ने आजाद हवा में सांस ली। दोस्तों, जांबाजी, शहादत और बलिदान के ये किस्से हमें आज भी जोश से भर देते हैं। इसीलिए तो हर साल पूरा देश आजाद जैसे क्रांतिवीरों को उनके जन्मदिन पर सलाम करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी किस काम को करने से मिलती है? वो काम जिसे पूरी दुनिया कहे कि आप नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि फिर आपसे मिलकर ही किसी की तलाश पूरी हो जाए। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का यही तो मकसद है। हाँ, और फिर कभी शायद आप में से ही कोई हमारे इस प्रोग्राम की पर्सनैलिटी बन जाए। इसीलिए अपनी हार से निराश मत होइए। सो थिंक पॉजिटिव एंड गेट इंस्पायर्ड बाय द वन एंड ओनली बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। तो इसी के साथ बबीता और संदीप को दीजिए इजाजत। टेक केयर, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।